जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सुनसान और दूरस्थ महासागरों के बीचों बीच तैरता हुआ एक बिल्कुल अलग थलग क्रूज जहाज, और अचानक उस पर एक बेहद दुर्लभ और जानलेवा वायरस का हमला हो जाए। सुनने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन ये कोई कहानी नहीं है। ये अप्रैल 2026 में डच एक्सपीडिशन शिप एमवी होंडियस पर घटी एक 100% सच्ची घटना है। आज के इस गहरे विश्लेषण में आइए इस पूरे घटना के तह तक जाते हैं और समझते हैं कि कैसे एक बिल्कुल अनजाने और रहस्यमय वायरस ने रातों रात वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियों की नींद उड़ा दी और उन्हें हाई अलर्ट पर ला दिया। आज की हमारी इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम एमवी होंडियस पर हुए आउटब्रेक के घटनाक्रम को समझेंगे। उसके बाद हम इस एंडीज हंटा वायरस के पीछे के विज्ञान पर नजर डालेंगे। फिर देखेंगे कि इस आपात स्थिति में दुनिया भर की स्वास्थ्य एजेंसियों ने क्या प्रतिक्रिया दी, और अंत में बात करेंगे बचाव और नियंत्रण के उन जरूरी तरीकों की जो इस तरह के खतरों से बचने के लिए आवश्यक हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, एमवी होंडियस आउटब्रेक, यानी समुद्र के बीचों बीच खड़ा हुआ एक अकल्पनीय संकट। आइए देखते हैं कि ये खौफनाक सफर आखिर शुरू कैसे हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है, क्या हो अगर खुले और अनंत समुद्र में कोई ऐसा दुर्लभ वायरस फैलना शुरू कर दे जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं से कोसों दूर ये किसी के लिए भी एक बहुत डरावनी स्थिति है। ये समझना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसी जगह पर इंसान पूरी दुनिया से एकदम कटा हुआ होता है, और यकीन मानिए वहाँ हर गुजरते दिन के साथ जिंदगी और मौत का दांव कहीं ज़्यादा ऊंचा होता जाता है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी शुरू होती है 1 अप्रैल 2026 से, जब एमवी होंडियस ने अर्जेंटीना के उशुआया से अपनी यात्रा शुरू की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर 11 अप्रैल को इस रहस्यमयी वायरस की वजह से पहली मौत हुई। 24 अप्रैल को जहाज ने सेंट हेलेना में एक ठहराव लिया, जहां मृतक की पत्नी जहाज से उतरी। लेकिन बेहद दुखद बात यह रही कि जोहान्सबर्ग के एक अस्पताल में 2 दिन बाद उनकी भी जान चली गई। इसी बीच जहाज पर एक और यात्री की मृत्यु हो गई। जहाज केप वर्डे के प्रिया में भी 3 दिन तक रुका, लेकिन सुरक्षित मेडिकल इवैक्यूएशन की सुविधा न होने की वजह से किसी को भी उतरने की इजाजत नहीं मिली। आखिरकार बहुत जद्दोजहद और स्पेन के स्वास्थ्य मंत्रालय की मंजूरी के बाद 6 मई को जहाज अतिरिक्त मेडिकल टीम के साथ टेनरीफ के लिए रवाना हुआ और 10 मई को कैनरी द्वीप पहुंचने में सफल रहा। हवाई बातों और बेवजह की सनसनी से बचने के लिए आइए सीधे ठोस आंकड़ों पर बात करते हैं। 11 मई 2026 तक जब बचाव कार्य चल रहा था, जहाज पर कुल 147 लोग सवार थे। इनमें से 8 लोगों में वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी थी, 2 मामले संदिग्ध थे और दुर्भाग्य से 3 लोगों की जान जा चुकी थी। ये आंकड़े साफ तौर पर दिखाते हैं कि ये आउटब्रेक कितना गंभीर था और इसका इंसानी जानों पर कितना भारी असर पड़ा। और यहीं से हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, एंडीज हंटर वायरस को समझना। जहाज की इस खौफनाक यात्रा को जानने के बाद अब वक्त है इस मेडिकल रहस्य के पीछे के असली बायोलॉजिकल विलन को पहचानने का। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है कि भाई ये हंटा वायरस आखिर भला क्या है। सरल भाषा में समझे तो ये वायरसों का एक ऐसा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों और दूसरे कृंतकों यानी रोडेंट्स के जरिए फैलता है। लेकिन सबसे दिलचस्प और चौंकाने वाली बात पता है क्या है? ये वायरस उन चूहों को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते जिनके शरीर में ये पनपते हैं, लेकिन जैसे ही ये इंसानों के संपर्क में आते हैं ये बेहद जानलेवा साबित हो सकते हैं। इंसान अक्सर तब संक्रमित होते हैं जब वे अनजाने में संक्रमित चूहों के मल मूत्र के सूखे कणों को सांस के जरिए अंदर खींच लेते हैं या फिर उनके लार से दूषित भोजन खा लेते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है, और यही इस पूरे मामले का सबसे डरावना पहलू भी है। जहां सामान्य हंटा वायरस केवल चूहों से इंसानों में फैलते हैं, यानी वे एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं जा सकते, वहीं ये एंडीज स्ट्रेन बिल्कुल अलग है। ये इंसान से इंसान में फैलने की क्षमता रखता है। विज्ञान की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा और दुर्लभ अपवाद है, और बिल्कुल इसी वजह से दुनिया भर में हड़कंप मच गया था। जरा सोचिए, एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमण फैलने का सीधा सा मतलब है कि एक बंद और सीमित जगह में, जैसे कि एक क्रूज जहाज, ये सचमुच जंगल की आग की तरह फैल सकता है।
इस बात को और गहराई से समझने के लिए जरा इस मेडिकल इमेज पर गौर करें। ये एक सीटी स्कैन है जो हंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी एचपीएस का असर दिखा रहा है। आप साफ देख सकते हैं कि ये वायरस इंसान की श्वसन प्रणाली यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितनी बुरी तरह से डैमेज कर देता है। मरीज के फेफड़ों में तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे सांस लेना लगभग असंभव सा हो जाता है, और इसका सीधा असर दिल पर भी पड़ता है। यही वजह है कि हंटा वायरस की चपेट में आए मरीजों की हालत बहुत ही कम समय में तेजी से बिगड़ जाती है। चलिए अब तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य प्रतिक्रिया। इतने गंभीर और अनजाने खतरे को सामने देखकर इंटरनेशनल लेवल पर हमारी पब्लिक हेल्थ एजेंसियों ने क्या कदम उठाए। जैसे ही ये खबर बाहर आई, समझ लीजिए दुनिया भर में अलार्म बज गया और एक बहुत बड़े स्तर पर मल्टीनेशनल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया। अमेरिकी स्वास्थ्य एजेंसी सीडीसी ने तुरंत इसे लेवल 3 आपातकालीन प्रतिक्रिया घोषित कर दिया। जैसे ही जहाज टेनेरिफ पहुंचा, एक बहुत बड़े इवैक्यूएशन मिशन के तहत यात्रियों को फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, स्पेन और कनाडा जैसे 6 अलग-अलग देशों में सुरक्षित एयरलिफ्ट किया गया। इतना ही नहीं, यूके की हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी ने उन 30 यात्रियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू कर दी जो रास्ते में सेंट हेलिना में जहाज से उतर गए थे। मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई कि ये वायरस किसी भी नए इलाके में अपने पैर न पसार सके। इन तमाम सावधानियों और अफरा तफरी के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का यह बयान बहुत ही अहम था। उन्होंने साफ किया कि भले ही ये स्ट्रेन खतरनाक है, लेकिन इसके एक बड़ी महामारी बनने का जोखिम काफ़ी कम है, क्योंकि इंसान से इंसान में इसका फैलना बहुत ही दुर्लभ है। इसी आधार पर उन्होंने किसी भी देश पर यात्रा या व्यापार प्रतिबंध लगाने का समर्थन नहीं किया। यह एक बहुत ही संतुलित, निष्पक्ष और तथ्यों पर आधारित फैसला था, जो पूरी दुनिया में फैलने वाली बेवजह की दहशत को रोकने के लिए निहायत ही जरूरी था। और अब हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर, रोकथाम और नियंत्रण। ये हिस्सा सबसे ज्यादा काम का है, क्योंकि इसमें हम उन व्यावहारिक कदमों की बात करेंगे जो इस तरह के वायरस से बचाव के लिए जरूरी हैं। इस तरह के वायरस से निपटने के लिए सीडीसी ने पर्यावरणीय रोकथाम के 3 बहुत ही सीधे और आसान से कदम बताए हैं। पहला है सील करें। इसका मतलब है घरों या इमारतों में मौजूद उन सभी छेदों, दरारों और रास्तों को पूरी तरह से बंद कर देना जहां से चूहे अंदर घुस सकते हैं। दूसरा है ट्रैप करें, यानी चूहों की आबादी को रोकने के लिए ट्रैप्स या पिंजरों का इस्तेमाल करना। और तीसरा कदम है सफाई करें। हंटा वायरस के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा और प्राथमिक हथियार जंगली चूहों की आबादी पर काबू पाना ही है। लेकिन ध्यान रहे, सफाई के वक्त की गई एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। चूहों के छोड़े गए कचरे या मलमूत्र की सफाई करते समय कभी भी सूखी झाड़ू या वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से वायरस के कण हवा में उड़ सकते हैं और सीधा सांस के जरिए आपके शरीर में जा सकते हैं। सही तरीका यह है कि सीधा लिक्विड कीटाणुनाशक या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करें, उसे कुछ देर भीगने दें और फिर गीले में ही उसे साफ कर दें। ये छोटी सी लेकिन बेहद जरूरी जानकारी सचमुच किसी की जान बचा सकती है। तो इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करने के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गंभीर सवाल खड़ा होता है। एमवी हॉन्डियस का ये संकट हमें साफ तौर पर याद दिलाता है कि आज हमारी दुनिया कितनी ज्यादा जुड़ चुकी है। एक बिल्कुल अलग थलग समुद्री यात्रा भी एक दुर्लभ और अनजाने वायरस को रातों रात दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों तक पहुंचाने की ताकत रखती है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जब ग्लोबल ट्रैवल और भी ज्यादा बढ़ेगा, तो हमारी स्वास्थ्य प्रणालियां अगले दुर्लभ और खतरनाक वायरस को फैलने से पहले ही रोकने के लिए खुद को कैसे तैयार करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।